बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सना के सदारती दफ्तर पर सऊदी हमला, अल हूसी लीडर्स को निशाना बनाया गया। यमन से मिसाइल हमलों के बाद कार्रवाई। लेबनान के पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिजबुल्लाह इत्तेहाद कामयाब, साद हरीरी को धक्का। इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले सुन्नी उम्मीदवार को हलाक कर दिया गया, आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। सीरिया को ईरान का फौजी अड्डा बनने दिया गया तो बशार अल असद का सफाया कर देंगे, इस्राएली वजीर की धमकी। तेल अवीव में ईरानी हमले से निमटने की तैयारियां। यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने के साइन बोर्ड्स लग गए, फलस्तीनियों में बेचैनी। सऊदी अरब में एनकाउंटर, मार्च के हमले में शामिल एक शख्स को हलाक कर दिया गया, 2 गिरफ्तार। पुतिन ने चौथी बार रशिया के सदर की हैसियत से लिया हलफ, डिमित्री मेदवेदेव को वजीर आजम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस पठानकोट अदालत मुंतकिल कर दिया, सीबीआई तहकीकात की दरखास्त रद्द कर दी। मोदी, अमित शाह और बीजेपी को सिद्धारामैया की लीगल नोटिस, करप्शन के इल्जामात के लिए माफी मांगने का मुतालबा, कर्नाटक की मुहिम तेज। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में सदारती दफ्तर पर हवाई हमले किए गए हैं, जिनमें कम से कम 6 लोग हलाक और 30 जख्मी हुए हैं। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि जंगी हवाई जहाजों ने पीर को कई बार सना पर बमबारी की। अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब और इत्तेहादियों को जिम्मेदार ठहराया। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने इमारत में 2 धमाकों की आवाजें सुनी। इस इमारत के करीब एक होटल, एक बैंक और कई दुकानें हैं। बताया गया कि अल हूसी इस इमारत का इस्तेमाल इंतजाम चलाने के लिए करते थे और आमतौर पर वहां मुलाजिमीन की बड़ी तादाद होती थी। समझा जा रहा है कि इस हमले में तबाह होने वाली इमारत के नीचे कई लोग फंसे हुए हैं। खबरों में कहा गया कि बाज अहम अल हूसी लीडर्स हमले के वक्त सदारती दफ्तर के अंदर थे। इस दौरान गल्फ न्यूज अखबार ने बताया कि इन हमलों में अल हूसियों के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाया गया। जिन लीडर्स के बारे में कहा गया कि वो हमले के वक्त सदारती दफ्तर के अंदर थे, उनमें रेवोल्यूशनरी कमेटी के लीडर मोहम्मद अली अल हूसी और सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदर मेहदी अल मशद शामिल है। खबरों में कहा गया कि अल हूसियों ने हमले के बाद महल का रास्ता बंद कर दिया और लोगों को आने जाने से रोक दिया। सऊदी अरब ने यमन में 2015 में हमले शुरू किए थे और इन हमलों का मकसद यमन पर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत के कब्जे को बहाल करना था, लेकिन अब तक यह मकसद हासिल नहीं किया जा सका और दारुल हुकूमत सना और दूसरे कई इलाकों पर अल हूसियों का कब्जा अब भी बरकरार है। सऊदी इत्तेहाद ने फौरी तौर पर इस हमले के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसकी एयर डिफेंस ने अल हूसियों की तरफ से फायर किए गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि सऊदी अरब के आबादी वाले इलाकों पर रॉकेट छोड़े गए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। तुर्की अल मालिकी ने कहा कि दुश्मनी की इस हरकत से साबित होता है कि ईरान की ताईद रखने वाले अल हूसी हमले जारी रखे हुए हैं। पिछले साल नवंबर के बाद से अल हूसियों ने सऊदी अरब में मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यमन जंग में अब तक 10,000 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, हजारों लोग जख्मी हुए हैं और हजारों सूखे से मुतासर हैं। इसके अलावा मुल्क में हैजे की वबा फैली हुई है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और जिंदगी पटरी से उतर गई है। यमन की हादी हुकूमत ने मुल्क के जजीरे सकोत्रा में यूएई की फौजी मौजूदगी पर एतराज किया और सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से रुजू होने का फैसला किया है।
लबनान से एक अहम खबर आ रही है। लबनान के पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिजबुल्लाह और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और आधी से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। बताया गया कि 128 रुकनी पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह और इत्तेहादियों को कम से कम 67 सीटें हासिल हो गईं। हिजबुल्लाह की इत्तेहादी पार्टियों में पार्लियामेंट स्पीकर नबील बेरी की अमल मूवमेंट और सदर मिशेल ओन की क्रिश्चियन फ्री पैट्रियटिक पार्टी शामिल है। लबनान में 9 साल में पहली मरतबा इतवार को इलेक्शंस हुए जिसमें 500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। 49.2% वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें हिजबुल्लाह और इत्तेहादियों को जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। इसराइल ने इस नतीजे पर मायूसी का इजहार किया है। इसराइल के वजीर तालीम नेफ्ताली बेनेट ने, जो अपने कट्टर ख्यालात की वजह से जाने जाते हैं, कहा कि लबनान और हिजबुल्लाह में कोई फर्क नहीं है और वो किसी भी गलत सरगर्मी के लिए लबनान को जिम्मेदार समझेंगे। इस नतीजे का यह मतलब है कि हिजबुल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर लेगी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। 583 उम्मीदवारों में 86 औरतें थीं। लबनान की पार्लियामेंट में 64 सीटें मुसलमानों के लिए और 64 ईसाइयों के लिए महफूज हैं। 2013, 2014 और 2017 में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लबनान के इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए थे। ये इलेक्शंस एक ऐसे वक्त हुए जब सीरिया और इराक की जंगों में हिजबुल्लाह ने फैसला कुन रोल अदा किया। अमेरिका ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है जो सीरिया के सदर बशार अल असद की इत्तेहादी है। लबनान में हिजबुल्लाह की मजबूती एक लिहाज से ईरान की मजबूती और ईरान का फैलाव है। इलेक्शन के लिए नतीजे वजीर आजम साद हरीरी के लिए एक धक्का है। लबनान दुनिया का अकेला मुल्क है जहां पर किसी भी मजहबी या नस्ली ग्रुप को मेजॉरिटी हासिल नहीं है। पिछले साल साद हरीरी ने अचानक सऊदी अरब से इस्तीफे का ऐलान किया था और हिजबुल्लाह और ईरान पर तनकीद की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह लबनान वापस आए और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। साद हरीरी सऊदी अरब और लबनान की दोहरी शहरियत रखते हैं। इस दौरान लबनान के अखबार अल अखबार ने इलेक्शन के नतीजों को हरीरी के मुंह पर तमाचा करार दिया। इसराइल ने धमकी दी है कि सीरिया के सदर बशार अल असद अगर ईरान को सीरिया से सरगर्म रहने की इजाजत देते हैं तो उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर युवाल स्टीन्स ने यह बात कही। उन्होंने इसराइल की एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा कि बशार अल असद को यह बात मालूम होनी चाहिए कि अगर वो ईरान को सीरिया में अपना फौजी अड्डा कायम करने और इसराइल को निशाना बनाने की इजाजत देंगे तो इसका यह मतलब होगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बात कबूल नहीं की जा सकती कि बशार अल असद खामोशी से अपने महल में बैठे रहें और अपनी हुकूमत को मजबूत करें और ईरान को सीरिया में इसराइल पर हमलों के लिए एक अड्डा बनाने का मौका दें। हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव में काफी इजाफा हुआ। इसराइल ने सीरिया में बास फौजी अड्डों पर हमला किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर ईरान के सिपाही और एडवाइजर्स तैनात हैं। 9 अप्रैल को ऐसे एक हमले में 9 ईरानी एडवाइजर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हलाक हुए थे। इस दौरान एक खबर में कहा गया कि इस्राएली एक्सपर्ट सीरिया से ईरान के जवाबी हमले से निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। ओहदेदारों का मानना है कि ईरानी 9 अप्रैल को किए गए हमले का बदला ले सकते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क मिडिल ईस्ट में ईरान के रोल को कम करने के लिए अमेरिका की कोशिशों की मुजाहमत करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव डालने के मकसद से न्यूक्लियर डील को तोड़ने का इशारा दिया है। समझा जा रहा है कि 12 मई को सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील को तोड़ने का ऐलान करेंगे। ट्रंप का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर डील में मिडिल ईस्ट में ईरान की दखलंदाजियों और ईरान की मिसाइल सलाहियतों के बारे में तवज्जो नहीं दी गई है और इस समझौते में मौजूद खामियों को दूर नहीं किया गया तो वो उसे तोड़ देंगे। मशहद शहर में तकरीर करते हुए हसन रूहानी ने यह वार्निंग दोहराई कि अगर अमेरिका इस समझौते से बाहर निकलता है तो उसे पछताना पड़ेगा। रूहानी ने कहा कि अगर अमेरिकी चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम ना हो तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास यह हथियार नहीं है और ना कभी होगा, लेकिन अगर वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं और खित्ते में और दुनिया में उसके असर को महदूद करना चाहते हैं तो ईरान इसकी पूरी ताकत से मुजाहमत करेगा। बरतानिया के वजीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को ना तोड़ें। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखते हुए जॉनसन ने, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, कहा कि इस समझौते को तोड़ना गलती है और इससे ईरान को ही फायदा होगा। जर्मनी और फ्रांस ने ईरान न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बर्लिन में हुई। जर्मनी के वजीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि बर्लिन को इस समझौते को तोड़ने की कोई वजह नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि जर्मनी समझौते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। फ्रांस के वजीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रांस बरतानिया और जर्मनी के साथ मिलकर इस समझौते की हिफाजत करेगा, भले ही अमरीका इस ताल्लुक से दूसरा फैसला करे। रशिया ने भी कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को बरकरार रखेगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील से बाहर हो जाएगा तो जंग छिड़ सकती है।
यरूशलेम में अमेरिका का सफारत खाना अगले हफ्ते खुलने वाला है, लेकिन इससे पहले शहर में अमेरिकी सफारत खाने के साइन बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। ये साइन बोर्ड्स इंग्लिश, इब्रानी और अरबी जबानों में हैं। अमेरिका बाकायदा तौर पर 14 मई को इसराइल में अपना सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने वाला है। पिछले साल दिसंबर में ट्रंप ने यह ऐलान किया था और सिर्फ 6 महीनों के अंदर इस पर अमल होने वाला है। दुनिया भर में इस ऐलान के बाद मुजाहरे हुए थे। फलस्तीन में अब तक इसके खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के इलेक्शंस में वादा किया था कि वो यरूशलेम में अमेरिकी सफारत खाना कायम करेंगे। इस दौरान साइन बोर्ड्स लग जाने के बाद फलस्तीनियों में बेचैनी देखी जा रही है। फलस्तीनी 30 मार्च से गजा से मुजाहरे कर रहे हैं और वापसी मार्च निकाल रहे हैं। इस्राएली फोर्सेस ने अब तक इन मुजाहरों के ताल्लुक से सख्त रवैया अपनाया और क्रैकडाउन में कोई 45 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि उन्हें इसराइल के साथ जंग का सामना है। इस्माइल हानिया ने खबरदार किया कि इसराइल को फलस्तीन की आज़ादी तक हमलों का सामना करना पड़ेगा। गजा में हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के 6 अरकान की नमाज जनाजा के मौके पर खिताब में उन्होंने ये बात कही। कई यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया। ये लोग मस्जिद अक्सा के मगरबी दरवाजे से दाखिल हुए। उनकी तादाद 150 बताई गई। उन्हें इसराइली पुलिस की हिफाजत हासिल थी। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इन लोगों ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। इस दौरान इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी। उन पर सरहद पार करने का इल्जाम लगाया गया। फलस्तीन की ओलंपिक कमेटी ने इसराइल में होने वाले साइकिलिंग मुकाबलों में बहरीन और यूएई के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर तनकीद की है। फलस्तीन ओलंपिक कमेटी ने कहा कि वो अपनी टीमों को इस मुकाबले से बाहर निकाल लें। ये मुकाबले 21 दिनों तक जारी रहने वाले हैं। फलस्तीन ओलंपिक कमेटी ने इन मुकाबलों में खलीजी मुल्कों के हिस्सा लेने को शर्मनाक बताया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सना के सदारती दफ्तर पर सऊदी हमला, अल हुसी लीडर्स को निशाना बनाया गया। यमन से मिसाइल हमलों के बाद कार्रवाई। लेबनान के पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिजबुल्लाह इत्तेहाद कामयाब, साद हरीरी को धक्का। इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले सुन्नी उम्मीदवार को हलाक कर दिया गया। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। सीरिया को ईरान का फौजी अड्डा बनने दिया गया तो बशार अल असद का सफाया कर देंगे। इस्राएली वजीर की धमकी। तेल अवीव में ईरानी हमले से निमटने की तैयारियां। यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने के साइन बोर्ड्स लग गए। फलस्तीनियों में बेचैनी। सऊदी अरब में एनकाउंटर, मार्च के हमले में शामिल एक शख्स को हलाक कर दिया गया, 2 गिरफ्तार। पुतिन ने चौथी बार रशिया के सदर की हैसियत से लिया हलफ। दिमित्री मेदवेदेव को वजीर आजम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस पठानकोट अदालत मुंतकिल कर दिया। सीबीआई तहकीकात की दरखास्त रद्द कर दी। मोदी, अमित शाह और बीजेपी को सिद्धारामैया की लीगल नोटिस। करप्शन के इल्जामात के लिए माफी मांगने का मुतालबा। कर्नाटक की मुहिम तेज।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को हलाक कर दिया है जिस पर मार्च के महीने में एक चेक पॉइंट पर हमले का इल्जाम लगाया गया था। वजारत दाखिला के तर्जुमान मेजर मंसूर अल तुर्की ने कहा कि मार्च के महीने में 4 सऊदी सिपाही हलाक हुए थे। उस वाक़े के 2 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरा फरार की कोशिश के दौरान झड़प में मारा गया। मारे गए मिलिटेंट की पहचान खालिद अल शहरा की हैसियत से की गई है जिसका ताल्लुक नम सूबे के गांव अल औदा से बताया गया है। ओहदेदार और ज्यादा तहकीकात कर रहे हैं। बताया गया कि इस शख्स ने अपने आप को हवाले करने से इनकार कर दिया जिसके बाद झड़प हुई और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। फ्रांस में इंसानी हकूक की तंजीमों ने कहा है कि वो सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने के खिलाफ मुल्क की सबसे ऊंची अदालत जाएंगे। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस का दौरा किया था। उस मौके पर हथियारों की खरीदी के बारे में एक समझौता हुआ था। इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले एक उम्मीदवार को हलाक कर दिया गया जिसके लिए आईएसएस ने जिम्मेदारी कबूल की। नायब सदर अयाद अलावी के वफादार उम्मीदवार फारूक अल जबूरी को मोसल के करीब गोली मारकर हलाक किया गया। आईएस ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि जबूरी को इसलिए हलाक किया गया क्योंकि वो बेदीन था। आईएसएस ने इराक के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग को दरहम बरहम करने की धमकी दी है। मुल्क में हफ्ते के दिन वोट डाले जाने वाले हैं। पिछले दिनों आईएसएस के एक तर्जुमान का बयान सामने आया था। इस तर्जुमान अबू हसन अल मुहाजिर ने कहा था कि ऐ सुन्नियों, हम जानते हैं कि रावजी हुकूमत इलेक्शन करा रही है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों को खबरदार करते हैं। वोटिंग सेंटर्स में आने वालों को हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। इन इलेक्शन से दूर रहो और वहां करीब भी ना जाओ। जबूरी एक सुन्नी मुसलमान थे और अलावी की पार्टी के रुकन थे। इस पार्टी में ज्यादातर शिया हैं। व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार रशिया के सदर की हैसियत से हलफ ले लिया। मार्च में होने वाले इलेक्शंस में उन्हें शानदार कामयाबी हासिल हुई थी। क्रेमलिन पैलेस में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। इस मौके पर पुतिन ने अपने मुल्क के अवाम की खिदमत करने, उनके हुकूक और उनकी आज़ादी की हिफाजत करने और मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने का वादा किया। पुतिन ने रशिया के दस्तूर पर हाथ रखते हुए कहा कि मैं रशिया के लिए, उसके हाल के लिए और उसके मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को अपना फ़र्ज और ज़िंदगी का मकसद समझता हूँ। पुतिन मार्च के इलेक्शंस में 6 साल की एक और मियाद के लिए सदर चुने गए। उन्होंने 76% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ये इलेक्शंस में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन मुजाहरा है। उन्होंने 2008 और 2012 के दरमियान वजीर आजम की हैसियत से भी काम किया था। पुतिन रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी के रुकन थे और वो सबसे पहले 1999 में मुल्क के वजीर आजम बने। इसके 5 महीने बाद ही सिर्फ 47 साल की उम्र में वो सदर चुने गए थे। इस दौरान कहा जा रहा है कि पुतिन डिमित्री मेडवेडेव को एक बार फिर वजीर आजम बनाने वाले हैं। मेडवेडेव 2012 से इस ओहदे पर हैं। रशियन पार्लियामेंट डोमा ने अब तक मेडवेडेव की उम्मीदवारी को मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर कातिलाना हमला करने वाले शख्स का ताल्लुक हाल ही में बनाई गई तहरीक लब्बैक पार्टी से है। एक मुखालिफ दहशतगर्द अदालत ने मुलजिम को 10 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया। इस शख्स ने इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर पर उस वक्त फायरिंग की थी जब वो एक इलेक्शन मीटिंग के बाद वापस हो रहे थे। यह हमला पंजाब सूबे के नारवाल टाउन में किया गया। हमला आवर की पहचान आबिद हुसैन की हैसियत से की गई है। तहरीक लब्बैक पार्टी कुछ महीने पहले इस्लामाबाद की नाकाबंदी करने वाले लीडर खादिम हुसैन रिजवी ने बनाई थी, लेकिन रिजवी ने कहा कि इस ताज़ा वाक़े से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एहसन इकबाल की हालत अब बेहतर बताई गई है। पाकिस्तान में जुलाई में पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। बात करते हैं इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ने कठवा गैंगरेप एंड मर्डर केस की सीबीआई तहकीकात की दरखास्त खारिज कर दी है और इस मुकदमे को पंजाब की पठानकोट अदालत मुंतकिल कर दिया है। अदालत ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत से कहा कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मुकर्रर करे। रियासती हुकूमत से कहा गया कि वो मुतासरा खानदान, उनकी वकील और केस के गवाहों को सिक्योरिटी दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने कई दरखास्तों की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। इस अदालत ने केस को चंडीगढ़ मुंतकिल करने और दूसरी दरखास्तों पर सुनवाई की। एक खानाबदोश मुसलमान लड़की 10 जनवरी को कठवा के करीब अपने घर से लापता हुई थी और एक हफ्ते बाद उसी इलाके में उसकी लाश मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि अगर जर्रा बराबर भी शक हो कि इस केस में साफ सुथरी तहकीकात और सही मुकदमा नहीं हो सकता तो इस केस को रियासत से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा। मुतासरा लड़की के वालिद ने अदालत में दरखास्त दाखिल करते हुए कहा था कि उन्हें खतरा है और ये केस रियासत से बाहर मुंतकिल किया जाना चाहिए। 2 मुलजिमीन ने भी दरखास्त की थी कि इस केस की तहकीकात सीबीआई के हवाले कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिमार्क किया कि फियर या डर और फेयर यानी इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को मुकर्रर की। शोपियान में हलाकतों के खिलाफ बंद से आम जिंदगी ठप रही। एक दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स हलाक हो गए थे। हालात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। एक दिन पहले होने वाले एनकाउंटर के मकाम के करीब झड़पों में 5 सिविलियंस भी जाँ बहक हुए थे। श्रीनगर और दूसरे मकामात से भी एहतजाज की खबरें मिली हैं।
कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने भारतीय जनता पार्टी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए पार्टी के उम्मीदवार BS येदियुरप्पा को 6 सफ़ों की एक लीगल नोटिस भेजी है और हतक इज्जत का दावा किया। इस तरह के वाक़े की कोई मिसाल नहीं मिलती। इस नोटिस में येदियुरप्पा ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो अपनी तकरीरों में कांग्रेस हुकूमत और उनके खिलाफ लगाए गए करप्शन के इल्जामात पर सफाई दें और माफ़ी मांगें। नोटिस में बीजेपी के इश्तिहारात की मुहिम का भी हवाला दिया गया, जिसमें सिद्धारामैया हुकूमत को टारगेट किया गया। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने धमकी दी कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो वो बीजेपी और वजीर आजम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने इस केस में 100 करोड़ रुपए का हार जाने का मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। कर्नाटक में जहां 12 मई को असेंबली इलेक्शंस के तहत वोट डाले जाने वाले हैं, वजीर आजम ने मुहिम के दौरान अपनी तकरीरों में सिद्धारामैया और उनकी हुकूमत को निशाना बनाया था। मोदी ने हुकूमत को सीधा रुपया सरकार और 10% गवर्नमेंट करार दिया था। कर्नाटक के इलेक्शंस की मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम ने नैमो ऐप के जरिए पार्टी कारकुनों से खिताब किया। दूसरी तरफ सदर कांग्रेस राहुल गांधी भी सरगर्मी से मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कोलार में रोड शो किया। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पूरे मुल्क की नजरें कर्नाटक के चुनाव पर टिकी हुई हैं। ये 2019 से पहले मुल्क के सबसे अहम चुनाव समझे जा रहे हैं। कर्नाटक के नतीजों से ये इशारा मिलेगा कि मुल्क की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी ने मुसलमानों के लिए भी वादे किए, जिनमें गुलबर्गा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी शामिल है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत के दौर में बैंकिंग शोबे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो गया है। साबिक वजीर आजम ने, जो खुद एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, नोटबंदी, GST और मुल्क के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अवाम को सजा दे रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सना के सदारती दफ्तर पर सऊदी हमला, अल-हुसी लीडर्स को निशाना बनाया गया। यमन से मिसाइल हमलों के बाद कार्रवाई। लेबनान के पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिजबुल्लाह इत्तेहाद कामयाब, साद हरीरी को धक्का। इराक में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले सुन्नी उम्मीदवार को हलाक कर दिया गया। IS ने जिम्मेदारी कबूल की। सीरिया को ईरान का फौजी अड्डा बनने दिया गया तो बशार अल असद का सफाया कर देंगे। इस्राएली वजीर की धमकी। तेल अवीव में ईरानी हमले से निमटने की तैयारियां। यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने के साइन बोर्ड्स लग गए। फलस्तीनियों में बेचैनी। सऊदी अरब में एनकाउंटर, मार्च के हमले में शामिल एक शख्स को हलाक कर दिया गया, 2 गिरफ्तार। पुतिन ने चौथी बार रशिया के सदर की हैसियत से लिया हलफ। डिमित्री मेडवेडेव को वजीर आजम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ केस पठानकोट अदालत मुंतकिल कर दिया। CBI तहकीकात की दरखास्त रद्द कर दी। मोदी, अमित शाह और बीजेपी को सिद्धारामैया की लीगल नोटिस। करप्शन के इल्जामात के लिए माफी मांगने का मुतालबा। कर्नाटक की मुहिम तेज। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।